शराब घोटाला मामले में आरोपी अरविंद केजरीवाल को अभी जेल में ही रहना होगा। आज दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है और कहा है कि अगले 2 से 3 दिन में फैसला सुनाएंगे। ईडी ने कल रात राउस एवेन्यू कोर्ट से केजरीवाल को मिली जमानत को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। डिटेल्स लेते हैं असीम मनचंदा से। तो असीम, बताएं फिलहाल क्या है ताजा अपडेट। कल राउस एवेन्यू कोर्ट ने शराब घोटाले में आरोपी अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी थी। अपनी जमानत देते हुए अपने ऑर्डर में उन्होंने काफी कुछ कहा। उन्होंने अपने आदेश में ये कहा कि जो ईडी है वो पूर्वाग्रह से काम कर रही है। अभी तक अरविंद केजरीवाल के ऊपर आरोप साबित नहीं कर पाए। विजय नायर के साथ उनके क्या संबंध है वो साबित नहीं हो पाए। जो पैसा आया 40 करोड़ का और बाकी 60 करोड़ कहाँ गया वो साबित नहीं कर पाए। इतना ही नहीं, खासतौर पे कि जो 60 करोड़ उनको ढूंढने हैं अभी तक ये नहीं बता पाए कि उनको वो ढूंढने में कितना वक्त लगेगा। तो ये सब कहते हुए उन्होंने अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी थी। इस याचिका को अब इस जमानत को ईडी ने आज दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर चुनौती दी थी। दिल्ली हाईकोर्ट में उन्होंने कहा कि जो बेल मिली है इनको गलत तरीके से मिली है, इनको बेल नहीं मिलनी चाहिए थी। हमारे पास पुख्ता सबूत है। ये अरविंद केजरीवाल 2 केस में आरोपी है। एक केस में आम आदमी पार्टी को भी आरोपी इसके अंदर बनाया गया है। ऐसे में इनको जमानत नहीं दी जानी चाहिए। जबकि अरविंद केजरीवाल के वकील की तरफ से ये दलील थी कि आप चाहे तो अंतिम ऑर्डर के ऊपर जब अपना अंतिम ऑर्डर दे तो उसके अंदर आप फैसला ले सकते हैं, लेकिन आपको इसके जमानत याचिका के ऊपर जमानत के ऊपर स्टे नहीं लगाना चाहिए। तो लेकिन सुप्रीम आज जो दिल्ली हाई कोर्ट है उसने सारी दलीलों पर सुनवाई की और उसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने आदेश को सुरक्षित रख लिया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि अगले 2 से 3 दिन के अंदर अपना वो फैसला सुना सकते हैं, यानी कि अगले हफ्ते इस पूरे मामले पर फैसला आ सकता है। तो ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। एनवाईसी पर इन्फोसिस के 25 साल पूरे हो गए हैं और इसके लिए आज यहाँ पर ओपनिंग बेल सेरेमनी हुई और आप देख सकते हैं टॉप एग्जीक्यूटिव यहाँ पर इन्फोसिस के मौजूद हैं। साथ ही साथ तस्वीरों में सीईओ सलिल पारेख और सीएफओ जयेश भी दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अरविंद केजरीवाल की जमानत के खिलाफ ईडी के हाईकोर्ट जाने पर सुनीता केजरीवाल ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। सुनीता केजरीवाल ने कहा कि ऐसा लग रहा है जैसे केजरीवाल मोस्ट वांटेड हो। कल ही आपके मुख्यमंत्री को बेल मिली। अभी सुबह ऑर्डर अपलोड होना था, ऑर्डर अपलोड नहीं हुआ और ईडी हाईकोर्ट पहुंच गई ऑर्डर को स्टे करवाने के लिए। कितना ये तो ऐसे हो गया एज इफ अरविंद केजरीवाल इज द मोस्ट वांटेड टेररिस्ट ऑफ इंडिया कि ईडी किसी को लिबर्टी भी नहीं देने के मुख्यमंत्री के अगेंस्ट वो स्टे के लिए चली जाती है। अभी हाईकोर्ट में फैसला आना बाकी है। आशा करते हैं कि हाईकोर्ट न्याय करेगा। वहीं आपके सांसद संजय सिंह ने केजरीवाल की जमानत को चुनौती देने वाली ईडी की याचिका पर सवाल खड़े किए हैं। तो जब सारे गवाह, सारे सबूत, जो कुछ भी ईडी ने परोसा, सारे बयान जो कुछ भी ईडी ने परोसा, सारी दलीलें जो कुछ भी ईडी ने दी, उसको सुनने के बाद एक नियमित जमानत का जब आदेश आ गया, तब तो कम से कम भाजपाइयों को शर्म करनी चाहिए कि आप ईडी को बिना ऑर्डर के दौड़ा दिए आप हाईकोर्ट।
अब इस आदेश के बाद पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी को खामोश होकर अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी से माफी मांगनी चाहिए। तो केजरीवाल की जमानत को लेकर बीजेपी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी ने कहा है कि किसी भी अपराधी को बेल मिलना उसके अपराध मुक्त होने का सबूत नहीं है। केजरीवाल अपराधी हैं। अपराधी को बेल मिलना उसका अपराध मुक्त होना नहीं होता। और शराब की जिस नीति में करोड़ों रुपए का लेन देन हुआ है, उसमें बेल से जेल का ये खेल अब चलता रहेगा। अरविंद केजरीवाल को ये बात समझ में आनी चाहिए कि उन्होंने शराब नीति में घोटाला किया है और माननीय कोर्ट ने उनको बेल दिया है, लेकिन उच्चतम न्यायालय ने इसी शराब नीति के मामले में बहुत गंभीर टिप्पणियां अरविंद केजरीवाल के रोल पे भी की हैं। तो मुझे लगता है मामला न्यायालय में है, जांच एजेंसी अपना काम कर रही है, निर्णय आएगा। तो बीजेपी के सांसद और नेता मनोज तिवारी ने भी इस पर बयान दिया है, आइए आपको सुनाते हैं। हमें कोर्ट के ऊपर भरोसा है, हम कोर्ट को दोषी नहीं देते जैसा आम आदमी पार्टी देती है। अगर पीछे ही आप सुन लीजिए कि कोर्ट ने जब जेल दिया, कोर्ट ने बेल नहीं दिया तो कोर्ट को दोषी ठहरा दिया। हम भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं और हम इसके लिए हम पीसी भी नहीं खेलेंगे। कोर्ट जो निर्णय करता है हमें उसका स्वागत है, गुनाहगार को सजा मिलनी चाहिए। केजरीवाल की जमानत को लेकर क्यों रही है सियासत, आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। पानी की परेशानी को लेकर दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने अनिश्चित काल के लिए अनशन शुरू कर दिया है। अनशन पर बैठने से पहले आतिशी और अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने राजघाट जाकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। उनके साथ आम आदमी पार्टी के और भी नेता मौजूद थे। आतिशी ने केंद्र सरकार से दिल्ली के लिए पर्याप्त पानी की मांग की है। पानी की मांग पूरी नहीं होने तक उनका अनशन जारी रहेगा। अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठ रही हूँ। मैं आज से कोई भी अन्न नहीं खाऊंगी, सिर्फ पानी पीऊंगी और जब तक दिल्ली वालों को उनके हक का पानी नहीं मिलता, जब तक दिल्ली के इन 28 लाख लोगों की प्यास नहीं बुझती, जब तक दिल्ली वालों को न्याय नहीं मिलता, ये अनिश्चितकालीन अनशन चलता रहेगा। जब तक दिल्ली वालों को पानी नहीं मिलेगा, ये पानी का सत्याग्रह चलता रहेगा। तो दिल्ली में सियासी झगड़ा और पानी का अनशन जारी है, लेकिन आज आखिर इंद्रदेव दिल्ली पर मेहरबान हुए। आज दोपहर दिल्ली में बारिश हुई। दिल्ली के लोगों ने भयंकर गर्मी से राहत की सांस ली है। पिछले कई दिनों से दिल्ली में भीषण गर्मी पड़ रही थी और तापमान सभी रिकॉर्ड ब्रेक कर रहा था। सरकार ने तूर दाल, चना और काबुली चने पर स्टॉक लिमिट लगा दी है। 30 सितंबर तक स्टॉक लिमिट लगी रहेगी। होलसेलर 200 मीट्रिक टन से ज्यादा नहीं रख सकेंगे और जबकि रिटेलर्स और रिटेल स्टोर ये लिमिट 5 मीट्रिक टन उनके लिए खासतौर पर रखी गई है। सरकार ने इंपोर्टर्स को स्टॉक 45 दिन से ज्यादा नहीं रखने का भी यहां पर निर्देश दिया है। इस बड़ी खबर पर अब सीधा जुड़ते हैं असीम से। असीम, बताएं क्या है पूरी खबर। दाल और चना के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। कई राज्यों की अगर मैं बात करूं तो तूर दाल की कीमतें 200 रुपए किलो के पार पहुंच गई है। चना दाल भी उसी तरह ही एक छलांग लगा रहा। तो सरकार को यह आशंका थी कि इससे महंगाई बढ़ रही है और जो व्यापारी है वो इसकी स्टॉक होल्डिंग कर रहे हैं। तो सरकार ने अब इस पर स्टॉक लिमिट लगाने का फैसला किया है। आज से ही ये स्टॉक लिमिट लगा दी गई है और 30 सितंबर तक ये स्टॉक लिमिट जारी रहेगी। जो बड़े होलसेलर है उनके लिए 200 मीट्रिक टन की ये लिमिट रखी गई है, जबकि जो रिटेल स्टोर्स है उनके लिए या फिर जो रिटेलर्स है उनके लिए 5 मीट्रिक टन की ये स्टॉक लिमिट रखी गई है। सरकार ने इतना ही नहीं, जो भी इंपोर्ट कर रहे हैं इंपोर्टर्स, उनको भी निर्देश दिए हैं कि आप अगर इंपोर्ट करते हैं तो आप 45 दिन से ज्यादा अपने पास स्टॉक नहीं रखेंगे, उसको आपको बाजार में निकालना पड़ेगा। तो सरकार को उम्मीद है कि जब तक नई फसल नहीं आ जाती है तब तक सरकार के इन कदमों से महंगाई काबू में रहेगी। तो सरकार ने इसलिए ये सारे कदम उठाए।
शुक्रिया सीम इस पूरी जानकारी के लिए। तो महंगाई को काबू में रखने के लिए यह बड़ा कदम सरकार की तरफ से उठाया गया है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नीट मामले पर सियासी संग्राम लगातार जारी है। नीट परीक्षा में धांधली के खिलाफ देश भर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। दिल्ली से लेकर लखनऊ, हैदराबाद, जम्मू, जयपुर, पटना में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की भी मांग की है। पुलिस ने यूपी में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को हिरासत में ले लिया है। वहीं नीट परीक्षा में धांधली को लेकर बिहार में एक्शन हो रहा है। नीट में ईओयू ने तेजस्वी यादव के पीएस से पूछताछ की है। प्रीतम पर आरोपियों को गेस्ट हाउस में ठहराने का आरोप है। इसके अलावा ईओयू ने पूछताछ के लिए पहले नोटिस में नहीं पहुंचने वाले 7 छात्रों को भी दूसरा नोटिस भेजा है। अगर छात्र पूछताछ में नहीं आए तो ईओयू कड़ी कार्रवाई यहां पर कर सकता है। और वहीं दूसरी तरफ आरोपी छात्रों की मार्कशीट से जुड़ा चौंकाने वाला डाटा भी सामने आया है। 3 आरोपी छात्र नीट परीक्षा में क्वालिफाइंग मार्क्स भी हासिल नहीं कर पाए और 3 आरोपी छात्रों के 500 से भी कम नंबर है। तो वित्त मंत्री का बजट पर मंथन जारी है। इसी कड़ी में आज निर्मला सीतारमण के ऑफिस में बैठकों का दौर जारी रहा। वित्त मंत्री ने कृषि सेक्टर के प्रतिनिधियों और एमएसएमई सेक्टर के प्रतिनिधियों के साथ मुलाकात की। डिटेल्स लेते हैं आलोक से। तो आलोक, बताएं आज एमएसएमई और कृषि सेक्टर के लिए क्या कुछ अहम बातचीत रही? देखिए, एमएसएमई की अभी बैठक थोड़ी देर पहले खत्म हुई है वित्त मंत्री के साथ, और इसमें जो एमएसएमई के ज्यादातर संगठन आए थे उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण बात ये कही कि जो 45 दिनों का नियम बनाया गया था एमएसएमई के पेमेंट्स के लिए, उस पर उनको कोई आपत्ति नहीं है। सरकार के वो साथ है। सरकार ने जो इनकम टैक्स में रूल बदलाव किया है उसको लेकर उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। लिहाजा जो ये रूल है इसको बरकरार रखना चाहिए। ये मांग ज्यादातर एमएसएमई के संगठनों ने यहाँ पर वित्त मंत्री के साथ की है। हालांकि उन्होंने भी कहा कि देखना होगा कि वित्त मंत्रालय इसको बजट में किस तरह से इस पर एक्शन लेता है, किस तरह का रुख अख्तियार करता है। लेकिन ज्यादातर एमएसएमई को 45 दिनों वाले रूल में कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा कहा कि जीएसटी को लेकर एक वर्किंग ग्रुप होना चाहिए जिसमें कि एमएसएमई की जितनी भी जीएसटी से जुड़ी हुई समस्याएं हैं उसका समाधान उसमें हो। इसके अलावा अगर हम बात करें ब्याज दरों को लेकर, तो ब्याज दरों पर को लेकर एमएसएमई का कहना था कि अगर होम लोन में 8% 9% के आसपास का लोन मिल सकता है लोगों को, तो एमएसएमई जो कि इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन करती है, इतना रोजगार देती है, तो उनको भी इन्हीं दरों पर लोन मिलना चाहिए। उनके लिए लोन दर काफी महंगे हो रहे हैं। 12% से ज्यादा उन्हें ब्याज देना पड़ता है। लिहाजा उनके लिए ब्याज दरों को लेकर कुछ राहत मिलनी चाहिए। इसके अलावा जो पीएलआई स्कीम है, पीएलआई स्कीम पर उन्होंने कहा कि सरकार को इसमें कई सारे सेक्टर जैसे फुटवियर, टेक्सटाइल, टॉयज जोड़ने चाहिए और साथ ही साथ एमएसएमई स्पेसिफिक एमएसएमई को देखते हुए ऐसे पीएलआई स्कीम डिजाइन करने चाहिए जो कि सेक्टर स्पेसिफिक ना हो के एमएसएमई स्पेसिफिक हो। तो इससे एमएसएमई पीएलआई में ज्यादा पार्टिसिपेट अच्छे से कर पाएंगी और ज्यादा उसमें प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग कर पाएंगी। इसके अलावा सरकार ने यह भी कहा कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ाए जाने के लिए सरकार को ज्यादातर जो यहाँ पे स्कीम्स हैं उसमें निवेश करना चाहिए, R&D पे खर्च करना चाहिए। और अगर बात करें कृषि सेक्टर की, तो कृषि के सेक्टर को लेकर ठीक है आलोक जी, समय की कमी है यहाँ पर, लेकिन आपने जितनी भी विश लिस्ट की अहम बातें थी वो हमारे दर्शकों को बताई। शुक्रिया इस पूरे अपडेट के लिए। बढ़ते हैं आगे। अगले महीने पेश होने वाले बजट में मिडिल क्लास को इनकम टैक्स में बड़ी राहत मिलने वाली है। सीएनबीसी आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक टैक्स स्लैब में बड़े बदलाव किए जा सकते हैं। अब इस इंपॉर्टेंट खबर पर सीधा जुड़ते हैं हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय से। तो लक्ष्मण जी, बताएं इस एक्सक्लूसिव खबर के बारे में। देखिए, वैसे तो हर बार बजट से पहले ही अटकलें होती हैं, चर्चाएं चल रही होती हैं कि सरकार इनकम टैक्स में राहत दे सकती है, देने पर विचार कर रही है। लेकिन इस बार जो मुझे संकेत मिल रहे हैं उसके मुताबिक इस बार के बजट में इनकम टैक्स में राहत मिलना लगभग तय है। और ये राहत इस तरीके से दी जाएगी ताकि मिडिल क्लास को सबसे ज़्यादा फायदा हो। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि राहत किस तरह से दी जाएगी। तो दरअसल अब तक जो विचार हुआ है, चर्चा हुई है वित्त मंत्रालय में, उसके मुताबिक सबसे ज़्यादा फोकस इस बात पर है कि 20% और 30% के बीच का जो टैक्स पेयर्स हैं उनको किसी तरीके से राहत दी जाए। क्योंकि अभी क्या होता है कि जैसे ही आपकी आमदनी 15 लाख तक है तो आपको 20% टैक्स देना पड़ता है। जैसे ही 15 लाख से ज़्यादा हो जाती है तो आपको सीधा 30% टैक्स देना पड़ता है। तो ये जो अचानक से बढ़ोतरी हो जाती
जाती है वो कई लोगों को चुभता है। और इसमें वो लोग आते हैं जो मिडिल क्लास हैं और जिनके हाथ में ज़्यादा पैसा जाएगा तो वो लोग ज़्यादा खर्च करेंगे, ज़्यादा खर्च करेंगे तो खपत बढ़ेगी, अर्थव्यवस्था को अप्रत्यक्ष तौर पर फायदा होगा। ये सोच वित्त मंत्रालय के भीतर है और सभी इस पर सहमत हैं। तो एक तो ये रहा 20% और 30% के बीच में एक आपको राहत मिलती हुई दिखेगी नए टैक्स स्लैब के तौर पर या फिर टैक्स की दरों को कटौती कर करके। दूसरा कि इनकम टैक्स में छूट की जो मौजूदा सीमा है न्यू टैक्स रिजीम में उसको सरकार बढ़ा सकती है ताकि नेट टैक्स पेयर्स को सीधा फायदा हो। और इसका असर आपको ये दिखेगा कि 20% से नीचे वाले जो स्लैब हैं 15%, 10%, वहां भी आपको राहत मिलती हुई दिखेगी। तो कुल मिलाकर कहें कि मिडिल क्लास के लोगों को जिनकी आमदनी 15 लाख या 20 लाख रुपए तक है सालाना, उनको आपको एक बड़ी राहत बजट में मिलना लगभग तय माना जा रहा है। तो ये सारी बात हुई आपको न्यू टैक्स रिजीम की। अब आप पूछेंगे ओल्ड टैक्स रिजीम का क्या होगा, तो दरअसल वहां पे वित्त मंत्रालय के भीतर अभी भी दो राय है। जो इकोनॉमिक एडवाइजर डिपार्टमेंट है उनका मानना है कि आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में भी राहत देनी चाहिए, क्योंकि ओल्ड टैक्स रिजीम में भी अभी करीब 30% से ज्यादा टैक्स पेयर्स हैं और वहां राहत देंगे तो वहां भी लोगों के हाथ में पैसा आएगा, क्योंकि अभी मूल मकसद जो है वो है आपको लोगों के हाथ में पैसा देना, खपत बढ़ाना और अर्थव्यवस्था को रफ्तार देना। लेकिन इनकम टैक्स विभाग या फिर रेवेन्यू डिपार्टमेंट इस तर्क से बहुत सहमत नहीं है, क्योंकि उनका मानना है कि ओल्ड टैक्स रिजीम को हम बहुत ज्यादा प्रोत्साहित नहीं करना चाहते हैं, इसलिए उसमें कोई फेरबदल नहीं किया जाए, सिर्फ और सिर्फ न्यू टैक्स रिजीम को ही आकर्षक बनाया जाए। ये जो अंतर विरोध है उस पर अभी उसका कोई कह सकते हैं रास्ता नहीं निकला है या आम सहमति नहीं बनी, आखिर क्या करना है। तो अभी सलाह मशविरा का दौर जारी है। मुझे लगता है कि बजट पेश होने से एक हफ्ते पहले तक इस पर अंतिम फैसला ले लिया जाएगा, जब वित्त मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय के बीच में बैठक होगी। लेकिन यह है कि राहत तो मिलेगी, और राहत मिलने के पीछे दरअसल असली वजह एक और है कि सरकार के पास पैसे की भी चिंता नहीं है, कंजम्पशन बढ़ाने का फोकस है, और 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव होना है, तो राजनीतिक वजह भी है। तो सारी वजह इस बात को ठोस संकेत दे रही है कि टैक्स पेयर्स इस बजट को अच्छे से इंतजार करें और उनको राहत मिलने की संभावना है। शुक्रिया लक्ष्मण जी इस पूरी जानकारी के लिए। तो चलिए अब बात करते हैं बाजार की। हफ्ते के आखिरी दिन बाजार में रिकॉर्ड ऊंचाई के बाद मुनाफा वसूली हुई। सेंसेक्स निफ्टी गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 269 पॉइंट गिरकर 77,210 पर और निफ्टी 66 पॉइंट गिरकर 23,501 पर बंद हुआ। रिकॉर्ड ऊंचाई के बाद मिड कैप स्मॉल कैप में मुनाफा वसूली हुई। इंट्राडे में निफ्टी ने 23,667 और मिड कैप ने 55,855 का रिकॉर्ड स्तर छुआ। आज सबसे ज्यादा बढ़त आईटी, मेटल, फार्मा इंडेक्स में रही, तो तेल, गैस, एफएमसीजी, रियलिटी शेयरों में दबाव देखने को मिला। वहीं बैंकिंग, पीएससी इंडेक्स गिरावट पर बंद हुए। चलिए अब आपको दिखाते हैं 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की कुछ झलकियां। 10वें इंटरनेशनल योग दिवस पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीनगर में योग किया। पहले ये कार्यक्रम डल झील के किनारे होना था, लेकिन बारिश की वजह से इसे हॉल में शिफ्ट किया गया। हालांकि बाद में पीएम मोदी लोगों के बीच पहुंचे। पीएम को अपने बीच पाकर वहां के आवाम में उत्साह देखने को मिला। साथ ही वहां मौजूद लोगों ने पीएम के साथ सेल्फी भी ली। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि योग की यात्रा लगातार जारी है। आज दुनिया में योग करने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। योग केवल विद्या ही नहीं, विज्ञान भी है। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी राष्ट्रपति सचिवालय के अन्य अधिकारियों के साथ राष्ट्रपति भवन में योग किया और लोगों से भी ये अपील की कि वो अपने जीवन में योग को शामिल करें। योग दिवस के मौके पर अलग अलग राज्यों में केंद्रीय मंत्रियों और बीजेपी नेताओं ने योग अभ्यास किया। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में योग किया। अमित शाह के साथ बीजेपी के कई नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भी योग अभ्यास किया। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मथुरा में सैन्य कर्मियों के साथ ट्रेनिंग एरिया में योग किया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली में योग किया। इसके साथ ही विदेश मंत्री एस जयशंकर, परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने भी आज योग अभ्यास किया।
10वें योग दिवस पर आईटीबीपी के जवानों ने 15,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित इंडो चाइना बॉर्डर के नाकुला एक्सेस में योग अभ्यास किया। -4 डिग्री सेल्सियस में आईटीबीपी के जवानों ने योग किया। कई तरह के आसन करके लोगों को चुस्त और दुरुस्त रहने का भी संदेश दिया। वहीं भारतीय सेना ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर लद्दाख के सियाचिन में योग किया। तो देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में लोग योग अभ्यास कर रहे हैं। अमेरिका के न्यूयॉर्क में टाइम्स स्क्वायर में बड़ी संख्या पर लोग योग करने के लिए इकट्ठा हुए। योग को लेकर लोग में उत्साह साफ तौर पर देखा गया। चलिए अब आपको बताते हैं कि ड्रोन से ग्रोसरी या फिर पिज्जा डिलीवर करना अब सिर्फ ख्याली बातें नहीं रह गई बल्कि ये सच्चाई बन गई है। गुरुग्राम की सोसाइटी में ड्रोन से ग्रोसरी डिलीवरी की शुरुआत हो चुकी है, तो कुरियर कंपनी ब्लू डार्ट ने भी ड्रोन से पार्सल देना यहां शुरू कर दिया है। गुरुग्राम की कई सोसाइटीज में आजकल ड्रोन खूब दिख रहे हैं। यहाँ पर ड्रोन से अब ग्रोसरी से लेकर फूड और दवाइयाँ डिलीवर हो रही हैं। ड्रोन कंपनी स्काई एयर ने गुरुग्राम की कई सोसाइटी के साथ मिलकर ये प्रोजेक्ट शुरू किया है। गुड़गांव जैसे शहर में हमने पिछले साल शुरुआत की कि किस तरीके से एक नेटवर्क स्टैब्लिश किया जाए स्काईपॉड का, जो सोसाइटीज़ के अंदर जाके पैकेज डिलीवरी हो सके, चाहे वो ई-कॉमर्स हो, क्विक कॉमर्स हो। इस पे हमने काफ़ी ट्रायल्स किए, POCs किए, रेगुलर फ्लाइट्स किए, ये देखने के लिए कि हर एक पैकेज में क्या इम्पैक्ट आता है, किस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ती हैं। आज 80 सोसाइटीज़ में हमारे स्काईपॉड लगे हुए हैं, जिसका इस्तेमाल ड्रोन के क्षेत्र में और रोड नेटवर्क के लिए, दोनों के लिए किया जा रहा है। आज हम 3000 पैकेट डिलीवर कर रहे हैं रेगुलर बेसिस पे और इस चीज़ को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसके अलावा कुरियर कंपनी ब्लू डार्ट ने भी स्काई एयर के साथ मिलकर ड्रोन के जरिए पार्सल डिलीवरी करने का प्रोजेक्ट शुरू किया है। कंपनी इससे अपने सेम डे डिलीवरी को मजबूत करना चाहती है। इससे पहले हैदराबाद में 2021 में मेडिसिन फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट शुरू किया गया था, तो हिमाचल में पिछले साल ड्रोन से सेब की डिलीवरी की गई थी। लेकिन अब पहली बार इतने बड़े पैमाने पर ड्रोन से हाउसिंग सोसाइटीज में डिलीवरी शुरू की गई हैं। स्काई एयर और ब्लू डार्ट जैसी कंपनियां इसको देश के दूसरे शहरों में भी ले जाना चाहती हैं। रोहन सिंह, गुरुग्राम। कल यानी शनिवार को जीएसटी काउंसिल की अहम बैठक होने वाली है, जिसमें ऑनलाइन गेमिंग समेत कई सेक्टर में रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स को लेकर राहत मिल सकती है। वहीं सोलर कुकर, फर्टिलाइजर समेत कई आइटम्स पर जीएसटी दरों में कटौती देखने को भी मिल सकती है। ज्यादा डिटेल्स के साथ अब सीधा जुड़ गए हैं मेरे सहयोगी आलोक। तो आलोक, बताएं कल की बैठक में क्या बड़े फैसले हो सकते हैं? बिल्कुल, देखिए जो रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स का मसला है, जो जिसकी वजह से ऑनलाइन गेमिंग समेत कई सारे सेक्टर, जिसमें शिपिंग, फॉरेन एयरलाइंस और कई तरह के जो सेक्टर हैं, इंश्योरेंस सेक्टर है, आईटी सेक्टर है, उनके ऊपर रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स डिमांड्स भरे पड़े हैं। उनसे राहत दिलाने के लिए एक तरह से कहें एक बैकग्राउंड, एक तैयारी शुरू हो सकती है जीएसटी काउंसिल की बैठक में। और जो लॉ कमेटी का प्रपोजल है उसके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि इसमें केंद्र और राज्य सरकारों को टैक्स वेवर करने का अधिकार दिया जा सकता है, जिसके जरिए वो जो डिमांड्स पहले कम जीएसटी रेट पे उन्होंने दिया है और बाद में जो ज्यादा जीएसटी डिमांड की नोटिसेस गए हैं उसको हटाया जा सके, उसको माफ किया जा सके। तो इस तरह की अगर बात होती है तो आने वाले दिनों में जो खासतौर से ऑनलाइन गेमिंग कंपनियां हैं, करीब जिनके ऊपर 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का टैक्स डिमांड है, जीएसटी डिमांड्स है, उनको एक तरह से कहें राहत मिलने की शुरुआत हो सकती है। हालांकि फैसला अंतिम इस जीएसटी काउंसिल की बैठक में नहीं होगा, इसके बाद जब जीएसटी काउंसिल की बैठक होगी उसमें हो सकता है, लेकिन ये एक तरह से कहें राहत देने की शुरुआत हो सकती है। इसके अलावा कई सारे ऐसे आइटम हैं जिनमें जीएसटी दरों में कटौती हो सकती है। खासतौर से अगर बात करें तो एप्पल कार्टन, जो सेब की पेटियां आती हैं, उस पर 18% जीएसटी है, उसको घटाकर 12% किया जा सकता है। इसके अलावा जो एयरक्राफ्ट के पार्ट्स हैं उस पर जीएसटी 18%, उसको घटाकर 5% किया जा सकता है। फर्टिलाइजर को लेकर एक दिक्कत है कि फर्टिलाइजर पे मांग की जा रही थी कि इंडस्ट्री उस पर जीएसटी एग्जम्प्ट कर दी जाए, लेकिन उसको अभी जो फिटमेंट कमेटी है उसने कहा है कि इस पर एग्जम्प्ट करने से कई सारे इन्वर्जन की ड्यूटी की दिक्कतें हो सकती हैं, लिहाजा इसको जो जीओएम रेट रेगुलेशन है वहां पे फॉरवर्ड किया जाना चाहिए। तो ये कुछ रेट को लेकर अपडेट्स हैं, लेकिन जो खासतौर से बड़ी राहत है वो ट्रेडर्स, जीएसटी ट्रेडर्स को मिलने की उम्मीद जताई जा रही है, जिनमें उनको जो GSTR 1 है
उसमें GSTR 3 जो फाइनल होता है उसमें उनको अमेंडमेंट करने की परमिशन मिल जाएगी। GSTR 1A नाम का एक नया फॉर्म इंट्रोड्यूस हो सकता है जिसके जरिए वो GSTR 1 में जो उन्होंने डिटेल्स डाले हैं उनके आधार पर उनको अमेंडमेंट करने का अधिकार मिल जाएगा। इसके अलावा ई-कॉमर्स कंपनियों को जो उनका TDS रेट अभी 1% है उसको घटाकर 0.5% किया जा सकता है। और साथ ही साथ जो नए रजिस्ट्रेशन होने हैं उनमें बायोमेट्रिक आधार पर पैन इंडिया उनका वेरिफिकेशन करने का एक शुरुआत की जा सकती है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज होगी, खासतौर से ईज ऑफ डूइंग और कंप्लायंस के मोर्चे पर GST ट्रेडर्स। ठीक है, शुक्रिया आलोक इस बड़ी खबर पर विस्तार से हमें जानकारी देने के लिए। बढ़ते हैं आगे। आधुनिक होदी लाइफस्टाइल के बीच गोरखपुर के छात्रों ने एक ऐसा डिवाइस डेवलप किया है जो व्हाट्सएप मैसेज पर आपके घर लगे पौधों को पानी दे सकता है। इतना ही नहीं, पौधे के बारे में विशेष जानकारी और पानी की जरूरत के बारे में भी आपको बता सकता है। देखिए कमलेश श्रीवास्तव की ये रिपोर्ट। पौधे के पास लगा ये डिवाइस दरअसल आने वाले कल की जरूरत साबित हो सकता है। गोरखपुर के इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी कॉलेज के छात्रों ने अपने प्रोजेक्ट असाइनमेंट के तौर पर इसे डेवलप किया है। सोशल मीडिया वाटरिंग प्लांट के जरिए यूजर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए भी इसे ऑपरेट कर सकता है। हम लोगों ने सोशल मीडिया वाटरिंग प्लांट बनाया जो कि क्या करता है, आप कहीं पर भी हो, आप व्हाट्सएप पे मैसेज के जरिए अपने प्लांट को वाटरिंग कर सकते हैं, पानी दे सकते हैं। कहीं पर भी हो, आपको बस व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, ITM या फिक्स नाम जो भी हो उसको मैसेज करना है, वो पानी देना ऑटोमेटिक चालू कर देगा। इस डिवाइस की एक और खूबी है, इसके सेंसर के पास से यदि कोई गुजरता है तो वो पौधे की बोटेनिकल जानकारियां और उसके पानी की जरूरत को बता सकता है। कि कोई भी व्यक्ति अगर वहां से जाएगा तो उसको उस पौधे का क्या नाम है, कौन सा पौधा है, ये उसको सुनाई पड़ेगा, जिससे उसका ध्यान जाएगा कि ये कौन सा पर्टिकुलर पौधा है जिसमें पानी की आवश्यकता है। सोशल मीडिया वाटरिंग प्लांट महज 2000 रुपए की लागत से 12 दिन में तैयार हुआ है। पौधारोपण जैसे अभियानों के लिए ये डिवाइस जीवनदायी साबित हो सकता है। कमलेश श्रीवास्तव, लखनऊ। चलिए मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आप खबरों पर अपडेट रहें, CNBC आवाज से जुड़े रहें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।